लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे लगता है 13 या 14 टॉपिक थे हमारे रे ऑप्टिक्स में, 13 टॉपिक्स थे। उसमें से हम 6 टॉपिक को लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। रिफ्रैक्शन थ्रू मतलब थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस तक डिस्कशन हुआ था हल्का फुल्का। अगर आपको याद रहा हो तो लास्ट वाला जो डेरिवेशन है, यानी जो डेरिवेशन थे उनके डेरिवेशन नहीं करवाए थे, बस बाकी सब डिस्कस कर लिया था। समझ लो ना। अब इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपसे पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है या किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या होता है। तो हम कहेंगे सर ये ऑप्टिकल फाइबर होती है। इस ऑप्टिकल फाइबर में एक बार जब कोई सिग्नल एंटर कर जाता है तो वो बार बार उतने एंगल पे टकराता है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहता है। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे टकराएगा तो वापस लौट आता है, फिर यहां टकराता है, फिर यहां से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहता है, यहां टकराता है, ये ऐसे ऐसे क्या करता रहता है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ी लंबी लंबी दूरियां तय कर जाता है, क्योंकि इसको मूव करने का बाहर मौका मिलता नहीं। उसी फाइबर के अंदर अंदर ये क्या करता रहता है, ये सिग्नल मूव कर जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजना आसान हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, तेज स्पीड से जाता है। बिल्कुल लाइट की स्पीड भाई, उसको कुछ और मौका मिले ना कहीं और जाने का ना, लाइट की स्पीड जाएगा, ठीक है ना। अभी क्लियर है, बहुत अच्छे। सुनो अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई अगली क्लास में हम लोग यहां से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जरा एक बार वो टॉपिक लिखवा दो तेज साहब, अंशु जल्दी जल्दी टॉपिक बताओ। छठे टॉपिक के बाद में मेरा 7 टॉपिक था लेंसेज। तो भाई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप जानते होंगे लेंसेज मेनली हमारे पास 2 ही टाइप के होते हैं मेनली। कौन कौन से 2 टाइप वो जान ही रहे होंगे, है ना। एक बार पूरे चलो टॉपिक लेता हूं, 9, 10, 11, 12 और 13। बताओ ये क्या था, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होगा, थिन लेंस फॉर्मूला होगा, थिन लेंस फॉर्मूला। ओके तो पूरा बोलो ना बच्चे, थिन लेंस फॉर्मूला, फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है ना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके जी ठीक है। फिर क्या था, मैग्निफिकेशन, इसके बारे में बात कर चुके थे लेकिन दोबारा फिर कर लेंगे, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन। फिर क्या था, पावर ऑफ लेंस। फिर पावर ऑफ लेंस के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। लास्ट क्या था, अच्छा बहुत अच्छे, ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके बताओ प्रिज्म एंगल किस एंगल को मानता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल। सर प्रिज्म का बेस जिस तरफ रखा होता है उसके सामने वाले वर्टेक्स के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल कहा जाता है। हाँ रिफ्रैक्टिंग, हाँ R1 + R2 = A। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, प्रिज्म का एंगल, ठीक है ना। चलो ये जो लेंसेज हैं, है ना, खुशी बताएगी, बताओ खुशी कौन कौन से टाइप के लेंसेज तुम्हें पता है, कौन कौन से 2, चलो बताओ कैसे बनता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, हाँ ठीक है, और कॉनकेव, हाँ ठीक। मतलब कुल मिला जुलाकर ये, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। लेकिन इसको बाई कॉन्वेक्स और इसको बाई कॉनकेव, क्लियर है, बहुत अच्छे। प्लेनो कॉन्वेक्स बताओ कैसा होता है पुष्पेन, प्लेनो कॉन्वेक्स। नहीं कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं है। सुनो भाई अभी इसने क्या पूछा सवाल एकदम से कि सर ये जो बाई कॉन्वेक्स, अगर बाई कॉन्वेक्स है तो दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगी, अगर बाई कॉन्वेक्स है या इक्वी कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ कॉन्वेक्स है तो उसकी 2 रेडियस अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है ना, एक सरफेस की रेडियस अलग, दूसरे की रेडियस अलग। इसमें ये बाई कॉनकेव लेंस है। और मैंने पूछा प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, पहले प्लेन बाद में कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में पहला प्लेन फिर कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर प्लेनो कॉनकेव में पहला प्लेन फिर कॉनकेव। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल इन विच इट इज प्लेस्ड। एसर्शन है, ध्यान सुनिए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस या द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज डिपेंड या डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। सही है गलत, पक्का, बहुत अच्छे। सिंस the lens makers formula tells us about the dependency of focal length on the refractive index। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला,
पहले मैंने बोला द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है जिसमें उसको रखा गया है। सर सही है। फिर मैंने बोला सिंस द लेंस मेकर्स फॉर्मूला गिव्स आउट या टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यस सर, ये भी सही है, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी नेचर के बदलने से ही तो बदलेगा, और म्यू बदलेगा तो एफ बदलेगा। समझ में आ रही बात ना? बताओ म्यू के बदलने पर एफ बदलता है, किस फॉर्मूले से आप सपोर्ट करेंगे अपने आंसर को? अंशु, म्यू के बदलने से एफ बदलता है, किस फॉर्मूले के हेल्प से अपने आंसर को सपोर्ट कर सकती हो? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? बहुत अच्छे भाई, फॉर्मूला बताया इन्होंने कि सर ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना, मैं इसी से अपने आंसर को सपोर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले की जो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1 म्यू 2 -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। सर इसमें r1 क्या है? R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। कुछ बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। बताओ किसी एक कॉन्वेक्स लेंस की फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R1 पॉजिटिव है नेगेटिव? R1 पक्का? बाई कॉन्वेक्स लेंस की R1 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। R2 नेगेटिव। बाई कॉनकेव की R1 और R2 समझ में आ रहा है ना भाई? इसका ये बाई कॉनकेव हो गया ना, तो इधर की तरफ चल जाएगा सेंटर, ठीक है ना, और रे उधर से आएगी, हम इधर की तरफ जाएंगे, तो कैसी होगी? पहले वाले सरफेस की नेगेटिव, दूसरे वाले की पॉजिटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे, थोड़ा ध्यान लगाकर चलना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। सही है गलत? सही है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो सही है गलत? कृष्णा, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है। निशान सही बता रहा है। सही है गलत? हाँ, कुछ केसेस में नहीं भी होती। किन केसेस में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? सब कुछ मिला के चलो ना, जो बता रहा हूं उसको सुनो। ये रिवीजन क्लास में मैं 1 सेकंड भी आपको खराब नहीं होने दूंगा। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम यहां बैठ करके ये कतई एहसास नहीं करोगे कम से कम रिवीजन क्लास में कि अगर घर बैठे होते तो इससे ज्यादा पढ़ लिए होते। मैं सही बता रहा हूं, इससे कम ही पढ़ पाओगे घर पे बैठ करके। ठीक है, अभी सुनो मैं क्या बताया। थोड़ी देर पहले बोला था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। मतलब सर फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती लेंसेज की, ये उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। अगर लेंस को आपने किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तो सर उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉनकेव हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, और कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंस हो सकता है बिल्कुल। लेकिन एक लेंस की बात चल रही थी कि चलो किसी एक पर्टिकुलर लेंस की अगर फोकल लेंथ की बात करें तो वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेकिन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन सर बार बार कह रहा हूं, लेंस के केस में फोकल लेंथ पर इंपैक्ट पड़ जाता है, बिहेवियर पर भी इंपैक्ट पड़ जाता है। इन विच केस द डाइवर्जिंग लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस। इधर से बताओ कोई। इन विच केस द कन्वर्जिंग लेंस बिहेव्स, कन्वर्जिंग बोलो पहले डाइवर्जिंग लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस। जब सर जिस मीडियम में लेंस रखा गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग की तरह और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर? इन विच केस द कन्वर्जिंग लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस when the refractive index of the medium in which it is placed is less than the refractive index of the material of the lens. Clear है? कोई डाउट तो नहीं? in which case there is no any refraction takes place. जब दोनों का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सेम। तो सर रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, लाइट रे सीधी पास हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। मान लो मैंने आपको ये ग्लास दे दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये लेंस दे दिया
और ये ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, और बोला ये म्यू इक्वल टू 1.5 और इसका म्यू इक्वल टू भी 1.5, दोनों का मैंने 1.5 दे दिया। और अब आपसे बोला कि बताओ ये सिक्का आपको, इस सिक्के के अंदर नॉर्मल शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, जहां है वहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? अभी कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, रिफ्रैक्शन या मतलब मैंने कह दिया ये ग्लास दिखेगा कि नहीं दिखेगा, छोड़ो ये लेंस ही इसमें पड़ा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सर लेंस नहीं दिखेगा। अभी क्लियर हो गया? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई ये लेंस है, ध्यान से देखना, ये लेंस है, इसका म्यू म्यू है, और सर इधर यहाँ म्यू डैश है, इधर भी म्यू डैश है, और मैंने बोल दिया म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, और मैंने बोला कि इसको कंप्लीट कर दो, तो इसको कंप्लीट कर पाओगे? पहली बात तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। सर अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को, दो लाइट रेज जो ऐसे आती हैं उनको डाइवर्ज कर देता नॉर्मल सिचुएशन में, मींस एयर में, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उससे कम किसका होगा? नहीं होगा सर। तो इसका मतलब 1 के ऊपर वालों में जब ये जाएगा तो अब लेंस के, लेकिन लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई भी ग्लास हो, जनरली हमारे प्रैक्टिकल दुनिया में जो लेंसेज बनाए जाते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहता है। तो 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब ये एयर के अंदर कैसे बिहेव करेगा? जैसा है वैसा ही बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव ही बिहेव करेगा। क्लियर? लेकिन सर इस केस में अगर मैं बात करूं तो अभी ये क्या करेगा, यहां चूंकि बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसकी नेचर बदल जाएगी। समझ में आ रही बात ना? अब हम ये पहले से जानते हो कि कॉनकेव लेंस सर डाइवर्जिंग होता है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन ये अपनी नेचर को बदलकर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करने लगेगा, ऐसा रे डायग्राम बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? और सर यही अगर आपका यहां पर दिया होता कि बाहर वाला जो म्यू डैश है वो छोटा है, म्यू डैश ये म्यू और ये म्यू डैश, तो म्यू डैश जो है वो अगर कम होता तो जैसा है बिहेव वैसे ही करेगा। मतलब ये अगर ऐसा था तो ऐसे ही बिहेव करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसा है वैसे ही बिहेव करेगा, मतलब डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज ही करेगा लाइट को। क्लियर है? अगर दोनों इक्वल होती तो सर सीधी निकल जाती है रेस। कैसे निकल जाती? सीधी, बिना टेंशन लिए ये दोनों रेस सीधी निकल जाएंगी। क्लियर है? कोई रिफ्लेक्शन की घटना उस तरह से नहीं होगी। समझ पा रहे हो? पक्का? बहुत अच्छे। चलो मुझे बताओ जल्दी से लेंस मेकर्स फार्मूला। अच्छा, थिन लेंस फार्मूला क्या होता है? थिन लेंस फार्मूला, लेंसेज के बारे में बात कर चुके हम लोग। 1/v + 1/u = 1/f। सही है गलत? गलत है सर, ये तो मिरर फार्मूला बता रहे हैं आप। 1/v + 1/u = 1/f क्या होता है? मिरर फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? थिन लेंस फार्मूला 1/v - 1/u, 1/v - 1/u = 1/f। और इसके लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला m = v/u = hi/ho। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बहुत बढ़िया, क्या कहना है? ठीक है, तो ये दो फार्मूले भी हो गए लीनियर मैग्निफिकेशन के। ठीक है सर, लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। व्हाट इज म्यू? म्यू सही मायनों में तो ये है μ1 μ2, लेकिन म्यू क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं एयर में लेंस को रखा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंस को एयर में रखकर ही होते हैं, लेकिन अगर सर आपने मीडियम बदल दिया तो फिर मैं उसी हिसाब से लूंगा। तो बेहतर याद, आपको फायदा इसी से होगा ज्यादा, आप यही याद रखो। 1 μ2, 1 μ2 में 1 कौन से मीडियम का है? 1 हम किसको दे रहे हैं नाम? जिससे जा रही है लाइट, मतलब जिसमें वो लेंस रखा गया है। जैसे मान लो लेंस एयर में रखा है तो 1 हो गया हमारा एयर और 2 हो गया लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वो वाटर में रखा है तो सर W तो हो गया 1 और ग्लास हो गया 2। समझ मेरी बात ना? W μg, और W μg को लिखेंगे तो μg/μw लिखेंगे, μg/μw। खत्म। बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत मजा आने लगता है जब एक बार चीजें रिवीजन की तरफ जाने लगती है ना, आपके सर से बहुत बड़ा सा बोझ सा उतरने लगता है। अब ये जो आपका सिलेबस कंप्लीट होने से अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है आपको। अभी मतलब एक चीज ये लगने लगी कम से कम कि जो चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे पढ़नी है, सिर्फ क्या ही करना है, बस उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना है। मतलब समझो ना भाई, पढ़ने जैसी चीज तो बची नहीं ना कुछ कि हमने ये पढ़ना है यार, अभी तो ये भी छूट रहा है, भी छूट रहा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए रिलैक्स हो, बहुत रिलैक्स मूड से रह करके जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़िए, मैक्सिमम पढ़िए। ठीक है, चलो अब 1/f = 1 μ2 - 1 × 1/r1 - 1/r2 बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही पेपर में 1-2 सालों से नहीं आ रहा, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी खत्म नहीं हुई है। ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, इंपॉर्टेंट तो है। इसको डेराइव करना होगा तो अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये लेंस आपके पास है,
कंसिडर दैट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में आप मतलब इसकी कंसिडरेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या लिखना होता है, कम से कम कितना लिखना होता है, कंसिडर दैट ए थिन लेंस, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बिकॉज हमने बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम क्या दिया होगा, μ1, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज प्लेस्ड इन एयर, ठीक है, and a point object O is placed at principal axis of the thin lens, ठीक है, whose image is formed as shown in figure, उसकी इमेज इस तरह से फॉर्म होगी जैसी फिगर में दर्शाई गई है। क्लियर, ये तो हुई कम से कम, बहुत ही कम से कम। अब इसको अगर तुम्हें लगा कि नहीं मुझे और ज्यादा बढ़िया लिखना है और मेरे पास टाइम भी है, तो फिर क्या लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट O is placed in front of the thin lens at a distance u. Now when a light ray OP, कुछ भी जो भी आपने उसको नाम दिया था OP, it strikes on a first surface xp1y, then it refracted and form an image I1। क्लियर, फिर उसका फॉर्मूला लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, then now the image I1 act as an object for the surface xp2y, मतलब मैंने इसको xp1y नाम दिया, ये पोल 1 हो गया, ये पोल 2 हो गया, तो xp1y और xp2y। now this image I1 act as a object for the second surface xp2y and the refraction at xp2y as का मतलब फिर वो फॉर्मूला लगाओगे। बताओ पहले वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सर पहले केस में लगाएंगे रेयर से डेंसर में जाता हुआ फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है इमेज। मैं जानबूझ के डेरिवेशन कराने का, लेकिन हो गया समझो, यही तैयार रखना, ऐसे ही पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं, मतलब तुम्हें डेरिवेशन कैसे याद रखने हैं भाई, वर्ड टू वर्ड थोड़ी रटते हैं हम लोग, ध्यान में बस इतना रखना है कि क्या क्या मुझे बेसिकली याद रखना है और उसको कैसे लिखना है पेपर में जाकर के। तो यहां से सर जब एक लाइट रे चलेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इमेज का जितना बढ़िया डायग्राम बना दो उतना अच्छा। पहले एक लाइट रे ऐसे दिखा देना, फिर कहना ये लाइट रे रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में, यहां नॉर्मल बनाना, नॉर्मल को यहां पर सर C1 के साथ अटैच कर देना, और फिर क्या करेंगे, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही तो होगा। रेयर से डेंसर में जा रही है ना, तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन हो जाएगी कैसे, ऐसे बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बन गई इमेज, I1 बन गई। अब सर ये जो इमेज है, जब ये यहां पहुंची, यहां पर फिर से एक टेंजेंट डाल करके यहां पे एक नॉर्मल डालेंगे और यहां पे C2 से जाके मिल जाएगा। ये जो P1 से C1 की दूरी है सर, ये R1 के इक्वल होगी, ये जो P2 से C2 की दूरी है ये R2 के इक्वल होगी, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे। ये जो सर ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से वो U के इक्वल होगी, और जो पहली वाली इमेज की दूरी बनी होगी सर वो V1 के इक्वल होगी, या V डैश, मैंने उस समय लिया था V डैश शायद, है ना, इसको I डैश लिया होगा उस समय और उसको V डैश लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये I1 हो गया, तो सर इसकी दूरी कितनी हो गई, V1। बताओ पहले वाले का फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो ना बच्चों, μ2 अपॉन v, रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, होता है ना, बहुत अच्छे। तो पहले वाले में फॉर्मूला लग जाएगा सर μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, r1 ही तो आएगा, प्लस का r1 की माइनस का r1। बताओ डेरिवेशन करते समय साइन कन्वेंशन लिया था कि नहीं इसका, नहीं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम ऑलरेडी, मतलब हम इसमें अभी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते समय इसके में नहीं कर रहे हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को ड्राइव करते समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को करते समय हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लिए थे। अब हम एक बार और नहीं लेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, समझ में आ रही बात ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो ये हो गया पहली इक्वेशन। अब बताओ, फिर हम कहेंगे सर ये जो I1 है ये दूसरे वाले के लिए, मैंने जो बताया कि पहले वाला तो कम से कम था, मिनिमम उतना तो लिखना ही लिखना, और जो मैं अभी बता रहा हूं कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे आराम से अपने डेरिवेशन को, कि एक बार पहले पहला दिखाओ, फिर दूसरा दिखाओ, फिर दोनों को कंबाइन करो, क्लियर है। तो अभी दूसरे वाले सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो बताओ इमेज क्या बनेगी, वो क्या बनेगी इक्वेशन, अब बनेगी सर डेंसर टू रेयर वाली, μ1 अपॉन v मतलब फाइनली v कहां होगा, सर ये रे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन बीच में आ गया सरफेस, तो ये इसको और ज्यादा पहले ही क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, तो अल्टीमेट फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर। तो बताओ इस वाले सरफेस के लिए, सेकंड वाले सरफेस के लिए I1 किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, और I किसका काम कर रही है, इमेज का। बताओ इमेज की डिस्टेंस
μ1 के नीचे क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। तो क्या आएगा? इमेज की डिस्टेंस v माइनस μ2 के नीचे क्या होता है? u कितना हो जाएगा? v1। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा? μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। बोलो इतने में कोई समस्या हो तो? पक्का? अब मेरे प्यारो यहां ध्यान से देख के बताओ, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? बहुत अच्छे, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचेगा क्या? μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, सर इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ जाएगा यहां पर कितना? μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2, है ना? μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। यहां से क्या करोगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या करेंगे? माइनस कॉमन, ताकि क्या हो जाए? एक जैसा बन जाए। μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, बताओ, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेकर के ये भी बन जाएगा क्या? μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। बोलो बनेगा कि नहीं? इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया। सर क्या आ गया? μ2 माइनस μ1 कॉमन, क्या बचेगा? 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बचेगा। अब ये पूरी इक्वेशन को μ1 से डिवाइड करा देना, तो ये क्या बन जाएगा? μ1 अपॉन u। μ1 से डिवाइड करा देना, ये बन जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 1 μ2 और μ1 बाई μ1 1। ये हो गया सर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम कहेंगे सर ये बस जो ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u है, सर ये लेंथ, थिन लेंथ फॉर्मूले से ये कितने के इक्वल होता है? 1 अपॉन f के। तो इसकी जगह उठा के क्या रख देंगे? 1 अपॉन f। समझ में आया? बहुत आसान है, बार बार करो। ये दो फॉर्मूले तो वैसे ही याद रखने थे हमें, ये तो हमें वैसे ही याद रखने हैं, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर। दोनों फॉर्मूले उठा के एज इट इज लिख देना। बस इतना ध्यान रखना कि पहले वाले में μ2 के नीचे पहली वाली इमेज की डिस्टेंस v1 और दूसरे वाले में सर μ1 के नीचे फाइनल इमेज की डिस्टेंस, μ2 के नीचे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट ही पहली वाले की इमेज जो थी ना वही ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? सिंपल, खत्म। अभी बताओ कोई डाउट हो तो? सर इसको इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से अगर मैंने आपको दे दिया, सुनो ध्यान से, अगर मैंने कहा एक लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बोलो ना मैंने क्या क्या दिया है? सर मैंने दे दिया आपको a μ2 a μg दे दिया, क्योंकि अगर ये बोला केवल कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इतना है तो वो a μg दे दिया, a μg माइनस 1। r1 दे दिया 10 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाले सरफेस की है 10 सेंटीमीटर, जिसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करते समय, तो r1 को कैसे लेंगे? पॉजिटिव। और दूसरा मैंने दिया 40 सेंटीमीटर, लेकिन उसको कैसे लेंगे? नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? r1 मिल गया, r2 मिल गया, a μg मिल गया, f निकालना है, आराम से निकल जाएगा। सर कोई डाउट है? अगर मैंने कहा मैंने इसी लेंस को उठा करके किसी लिक्विड में डिप कर दिया और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.55, सपोज कर लिया 1.5 है, इसका था 1.33, तो लिक्विड में डिप किया तो बाहर का मीडियम तो लिक्विड हुआ ना और ये लेंस हुआ, तो सर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया तो नेचर पक्का बदलेगी, आंसर नेगेटिव आएगा। पहले केस में आंसर पक्का पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ उस केस में पॉजिटिव होती है, एयर में रखा होता तो हमेशा पॉजिटिव होती है। बोलो बात समझ में कि नहीं? अगर ना आंसर नेगेटिव आया तो समझ आना कुछ गलती हो गई है। क्लियर? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सर 1 अपॉन FL, FL मतलब 1 अपॉन F लिक्विड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेगा? कहां से कहां जा रही है रे? ध्यान दो सनत, मेरी बात पे ध्यान दो। कहां से कहां जा रही है रे? सर अब लिक्विड से ग्लास में जा रही है तो L μg माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 R2 ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, वो नहीं बदलते। वो जितने दिए थे पहले उतने ही रहेंगे अभी भी। भाई रेडियस थोड़ी बदल जाएगी, किसी भी लिक्विड में रख दो रेडियस उतनी ही रहेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का? बहुत अच्छे। अगर दो अलग अलग मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा एक का रिफ्रैक्टिव मतलब म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, which in which of the following medium the velocity of the light is greater? सुनो, there are two mediums having refractive index mu1 and mu2. mu1 is greater than mu2, mu1 is greater than mu2.
which of the following medium the velocity of the light is greater? पक्का सर? फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर, बोलो ना, म्यू बराबर c अपॉन v। तो सर v बराबर c अपॉन म्यू हो जाएगा, v बराबर c अपॉन म्यू। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी की लाइट की वेलोसिटी कम, सिंपल। तो मैंने बोला μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो μ1 अगर बड़ा है तो v1 छोटा होगा, μ2 अगर छोटा है तो v2 बड़ा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सब कुछ जो पढ़ा है ना सब रिकॉल कर लेना है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं अब एक वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, मैं नॉर्मल शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। बुक खोलेंगे तो बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, डिस्पर्सन भी दिया हुआ है बुक में, तो ठीक है ना। तो बुक में तो डेविएशन भी दिया है, डेविएशन मतलब विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, बहुत कुछ है। वो सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अभी आ जाओ जी, ये हो गया, ये हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, v अपॉन u बराबर HI अपॉन HO। HI क्या है इसमें सूर्य? HI क्या है? HI क्या है? HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मैं चाहूं तो मैं बार बार कराऊं, मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवा के कराया था तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन मैं फिर कर रहा हूं, मैं जानबूझ के वही चीजें रिवाइज कर रहा हूं। तुम ये मत सोचना कि यार ये तो पता था मुझे, भाई ये तुम्हें लगता है बस ऐसा पता था। अभी जब कल पेपर होगा ना तब पता चलेगा असलियत की पता क्या था, जबकि आपको लग रहा होगा अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सब लग रहा होगा कि सब पता है, सब आता है, और यही सब पेपर में आएगा, ये भी बता रहा हूं। लेकिन पेपर में तुम कितना कर पाओगे उससे पता चलेगा कि तुम्हें कितना पता है, ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बता जल्दी से। पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन f इन मीटर। अगर फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे तो पावर किस में आएगी? फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे तो फोकल लेंथ पावर डायोप्टर में आएगी, पावर डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, डायोप्टर। p इक्वल टू 1 अपॉन f। अगर मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो क्या यूज करूंगा फॉर्मूला? p इक्वल टू 100 अपॉन f यूज करूंगा, p इक्वल टू 100 अपॉन f। अभी बोलो कोई डाउट हो तो सुनो बड़े ध्यान से, तभी डायोप्टर होगी, तभी तो 100 अपॉन f लिखा। f अगर सेंटीमीटर में दिया तो मैंने उसको बदल लिया ना मीटर में, तभी तो ऊपर 100 गया। वो 100 ऊपर गया है वो इसीलिए गया क्योंकि हमने f को सेंटीमीटर में दिया होता है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। समझ गए ना? अरे भाई क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सुनो ध्यान सुनो क्वेश्चन, ठीक है। A lens having radius of curvature 2 and 8 centimeter respectively and refractive index 1.33 placed in a liquid of refractive index 1.6. What is the power of the lens in that liquid? क्या करोगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा देंगे और यही आंसर, वही बस जो 1 अपॉन f आया वही आंसर होगा बस। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, गलत कर दोगे अगर ऐसा किया आपने ना, गलत कर दोगे। बोलो क्यों? सर वो जो हम फोकल लेंथ निकालेंगे, मैंने आपको बोला 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और म्यू मैंने दे दिया आपको जो भी कुछ दिया, उसकी हेल्प से सर हम फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर 100 अपॉन f लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? या तो फिर पहले ही से क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 अपॉन f लेके चलेंगे? नहीं, वो सब क्यों करना है? पहले हम उसकी क्या निकालेंगे सर? लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा करके फोकल लेंथ निकालेंगे, वो सेंटीमीटर में आएगी, तो फिर 100 अपॉन f लगाएंगे। कैसे आगे बताओ? R1 R2 को मीटर में लेके चलना पड़ेगा फिर, समझ गए ना। अगर R1 R2 को मीटर में लेके चलोगे डायरेक्ट पावर आ जाएगी डायोप्टर में, ठीक है ना। तो 100 अपॉन f चाहिए होता है ना, तो जो फोकल लेंथ आएगी उसके हिसाब से लेके चलेंगे ना भाई, ठीक है। तो फोकल लेंथ को पहले निकालना सेंटीमीटर में, मेरा मैथ सजेशन दे रहा हूं, बिना बात ज्यादा होशियार नहीं बनना है। हम सीधे सीधे सर हमें पावर निकालनी है लेंस की, तो हम उस मीडियम में पहले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे और बस एक स्टेप आगे जाएंगे, पावर इक्वल टू 100 अपॉन f कर देंगे। समझ गए? पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ बच्चे, ध्यान लगाओ, ध्यान सुनो। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 lenses. The power of the combination of 2 or more than 2 lenses is always equal to the sum of reciprocal of the individual power of the lenses. क्या हो गया? पक्का? वेरी गुड। और अगर यही रेसिप्रोकल वर्ड ना होकर बस होता सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज, सही होता। लेकिन जिसकी पावर जैसी होती वैसी लेके चलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है जनरली,
और उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जनरली पॉजिटिव होती है, उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। तो सर पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव भी लेके चलेंगे। मान लो मैंने कह दिया +5 डायोप्टर और एक -10 डायोप्टर के दो लेंस को कांटेक्ट में रखा, तो उसकी नेट पावर कितनी हो जाएगी? -5 डायोप्टर। और उन दोनों की नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो सर -5 = 100/f, f बराबर 100/5 माइनस का 20 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा इस कांटेक्ट, भाई सुनो ये बच्चे ध्यान दो इधर, अब मैं बोलूंगा इस कॉम्बिनेशन के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी? तो आपने जो निकाल लिया वो कॉम्बिनेशन का f निकाल लिया, u मैंने दे दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थिन लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। नहीं समझे? समझ पा रहे हो? 100%? बहुत अच्छे, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला, अब ध्यान सुनो बहुत ध्यान से, 2 lenses of +10 diopter and -10 diopter are placed in contact and an object is also placed at 20 centimeter in front of the contact lenses. Where should the image is formed? बोलो कहां बनेगी? 20 भी बन जाएगी। मैंने कहा दो लेंस लिए, एक +10 डायोप्टर का और एक -10 डायोप्टर का, दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रखा उनके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इमेज बताइए कहां फॉर्म होगी? कितने पे? क्यों मिरर कहां से आ गया? सिंपल बात खत्म, ज्यादा परेशान ना हो। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाए। फोकल लेंथ बोलो ना भाई, अरे पावर कितनी हो जाएगी? 0। पहले तो पावर 0 हो जाएगी, और पावर अगर 0 हो गई तो पावर इक्वल होता है 100/f, तो f बराबर ये 0 हो गया, तो f बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। f कितना हो जाएगा? अगर पावर 0 है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? और अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी तो सर यहां पर रख देंगे, और जब फोकल लेंथ को इन्फिनिटी यहां रखेंगे 1/f, ये हो जाएगा 1/∞ मतलब 0, तो 1/v बराबर 1/u, v बराबर क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। जहां ऑब्जेक्ट रखा उतनी दूरी पर इमेज बन जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। हाँ क्यों करेगा? बच्चे फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी भी होती है? प्लेन सरफेस की भी होती है। कोई प्लेन सरफेस है, सरफेस, मिरर में सरफेस में फर्क समझ में आता है? बताओ क्या? जैसे तालाब का जो पानी है ना, तालाब वो प्लेन सरफेस है। सुनो वो प्लेन सरफेस, तालाब है ना कोई, उस तालाब का ऊपरी सरफेस को प्लेन सरफेस कह सकते हैं सर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट भी है और प्लेन भी है। समझ में आ गई बात ना तो कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है। समझ में आई बात? ठीक है, एक प्लेन स्लैब जैसी भी होती है ना, ऐसे ही है, प्लेन ही तो है ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो नहीं बनाया गया ना। जब तक तुम इसमें से कट करके ऐसा ना बना दो इसको, तभी तो जब कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा था तो उसको ऐसे बनाया था ना। मैंने कहा था पीछे ये कितना भी कुछ भी हो, बस तुम्हें क्या करना है, एक स्लैब लेके उसके आगे के हिस्से को क्या कर देना है? कर्व कर देना है ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है। आई बात समझ में? तो प्लेन सरफेस का मतलब कुछ नहीं है। प्लेन सरफेस मतलब ये जो ग्लास लगा है ये कैसा है? ये प्लेन सरफेस है, इससे पार हो जाएगी लाइट। समझ गए ना? सीधे पार हो जाएगी, मतलब नहीं समझे ना भाई? प्लेन सरफेस है ना, तो इस प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ इसकी भी इन्फिनिटी होती है। अभी क्लियर हो गया? ठीक, चलो ध्यान लगाओ, ठीक है ना? अच्छा जी, लेंस, पावर ऑफ लेंस पे बात हुई है। पावर ऑफ लेंस मैंने बताया P बराबर P नेट बराबर P1 + P2 + P3, बट 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, जब लेंसेज को किस में रखा गया हो? कांटेक्ट में रखा गया हो, है ना? ऐसा ही, बहुत अच्छे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का डेरिवेशन भी आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है, पता है ना? उसमें भी यही करते हैं हम लोग कि सर हमने दो लेंस कांटेक्ट में रखे, पहले वाले से इमेज बनाई, उसको दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर उससे इमेज बनाई। समझ में आई बात ना? फिर उनकी हेल्प से दोनों को जोड़ घटा करके, ये वो माइनस करके, जो कट गया उसको कटा करके, जो बच गया उसको बचा करके नेट निकल आया। मतलब उन दोनों की जगह पे एक, सुनो उन दोनों की जगह पे एक अकेला रखा, उस अकेले लेंस की फोकल लेंथ को कैपिटल F माना, और फिर उसके सामने u दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा, उससे उतनी ही दूरी पर इमेज बनाई, फिर उसका एक रिलेशन बनाया।
और फिर दोनों को आपस में कंपेयर किया, उससे कंपेयर करने पर क्या आ गया, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 आया था। भूल तो नहीं रहे हो ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, पावर ऑफ लेंस पे कहानी खत्म हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहानी खत्म हो गई। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ध्यान दे लो, ध्यान है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, सर जब हमें ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करना होता है, तो हम क्या करते हैं बताओ ना, दिमाग में जल्दी से पिक्चर बनाओ, प्रिज्म की पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में, और उससे जो रे डायग्राम बनता है, बताओ कितने सरफेस, 2 सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन होता है ना। पहले सरफेस पे लाइट रे टकराएगी, रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे सरफेस पे जाकर टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी, उसको इमर्जेंट रे कहा था, याद है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। वो जो इमर्जेंट रे होती है उसके पाथ को पीछे बढ़ाने पर और इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा था, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सनत बात समझ में आ रही है? ध्यान दो। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सही है गलत? मैंने बोला एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। पक्का? बहुत बार बार कह रहा हूं, ध्यान लगाओ। मैंने कहा एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। नहीं सर, गलत। सर शुरुआती दौर में घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, फिर अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है, और मिनिमम वैल्यू को अचीव करने के बाद, हाँ तो फिर ये होता है ये। तो सर एक बार अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेने के बाद फिर हम और अगर फर्दर बढ़ाते हैं, अब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है वापस। आई कोई बात समझ में? बताओ ये जो सबसे, बच्चे ध्यान लगाओ, ये जो सबसे कम एंगल आता है डेविएशन का, जो सबसे कम एंगल आता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल होता है उसका डेल्टा एम। ये डेल्टा एम क्या होता है? मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड थ्रू ए प्रिज्म। समझ में आ रहा है? पक्का? बताओ इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन R1 और R2 में क्या रिलेशन होता है? दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। याद आ रहा है? पहले तो एक बात प्रूफ करने के लिए आ सकता है, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। क्लियर है? A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। इतने में कोई डाउट है? नहीं। फिर ये प्रूफ करने के बाद फिर हम कहते हैं जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में रखा होता है तो I इज इक्वल टू E हो जाता है। देखो मैं आपको बार बार कर रहा हूं, यही इस समय की सबसे बड़ी नुकसान की जड़ चल रही है इस समय। ये 20-25-30 मिनट से ज्यादा ना, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते। अभी देखो ये जब ये लेक्चर शुरू हुआ ना तो बड़ा मजा आ रहा था। अब आप जैसे जैसे ये 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट की तरफ जाना शुरू हुआ लेक्चर, वैसे वैसे आपका ध्यान आधा हटना स्टार्ट हो गया। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, ऐसे लगने लगता है आपको। ये बहुत ही बुरी कंडीशन है तुम्हारी, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे मतलब मैं क्या कहूँ, है ना, हमारे पूरे समाज का नुकसान हो रहा है भाई। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान लगाने की जो पावर होगी ना बहुत कम हो गई है। मतलब बहुत देर आप किसी भी चीज पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाते, किसी एक छोटी सी चीज पर या किसी भी चीज पर आप कुछ लंबे समय तक टिके नहीं रह पाते, ठीक है ना आप। और ये विचलन ना, ये जो विचलन है आपका, इसी को डेविएशन कहते हैं। डेविएशन का हिंदी मतलब विचलन होता है। ये जो डेविएशन होता है ना, डेविएशन आपका अपने टारगेट से डेविएशन, ये तुम्हारी जिंदगी में इतनी उठापटक रखेगा ना आने वाले टाइम में जिसका कहना नहीं। क्योंकि तुम ना किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आने वाले टाइम में टिके रह नहीं पाओगे थोड़े दिन के लिए भी। थोड़े दिन कोई एक डिसीजन लोगे और फिर तुम्हें वो थोड़े दिन के बाद बुरा लगने लगेगा वो डिसीजन, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा यार गलत कर दिया, ये नहीं लेना चाहिए था मुझे, समझ गए ना, ये मेरे काम का नहीं था, ठीक है ना, मैं गलत कर दिया। अब उसको हटोगे, दूसरा डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। ये विचलन ही होता है जो इंसान को किसी एक चीज पर टिका कर नहीं रख पाता, ठीक है ना। अगर आप डेविएट होते हैं अपनी चीजों से ना, समझ में आ रही बात ना, तो यही होता है। लेकिन आज तक बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई एक केस स्टडी उठा के देख लेना, कोई भी एक केस स्टडी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें किसी व्यक्ति ने हर रोज अपने डिसीजन बदले और वो कामयाब हो गया हो। बहुत कम मिलेंगे ऐसे, मतलब बहुत ही कम केस, कोई मिलेगी नहीं मेरे तो, मेरी नजर में दूर दूर तक नहीं है। और ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हैं जिनमें कि कोई एक व्यक्ति अपने किसी डिसीजन पर टिका रहा और टिका रहने के बाद लंबे समय तक टिका रहा, कामयाब हो गया। समझ में आ रही बात ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। हेनरी फोर्ड नाम के
व्यक्ति ने शुरुआती दौर में इतनी उठापटक झेली, इतने नुकसान झेला, उसका जो डिजाइन था पहली गाड़ी का, हेनरी फोर्ड की जो पहली गाड़ी का डिजाइन था, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके खुद के, समझ में आ रही बात ना, उसके खुद के एम्प्लॉय, उसके खुद के इंजीनियर्स कहने लगे थे कि अपना डिजाइन चेंज कर दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं इसी पे टिका रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, यानी लोगों को वही मनवा के छोड़ूंगा, यही डिजाइन सबसे बेस्ट डिजाइन है, यही मनवा के छोड़ूंगा। और कुछ दिनों के बाद में बहुतों को, जो उससे ज्यादा उस समय पसंद किए जाने वाले डिजाइन थे ना, उनको चेस करके इस डिजाइन को पसंद करने लगे थे लोग। समझ में आ रही बात ना ये। लेकिन क्या होता है, बहुत अपने आप को, जबकि बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी कंपनी, ठीक है ना, खुद के उसके फॉलोअर्स, उसके साथ रहने वाले ही लोग उसको छोड़ के जाने लगे थे कि अरे यार बेकार की डिसीजन ले रहा है, ये तो अच्छा डिसीजन ही नहीं ले रहा है, हम इसको बार बार कह रहे हैं कि भैया हटिए इससे, ये हमें नुकसान पहुंचा रही है चीज। समझ में आ रही बात ना। तो आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं भाई मेरे प्यारो, ये, लेकिन ये चीजें तभी आती हैं जब हम चीजों पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हमारा, हमें और अपने ऊपर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब तुम लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लूज कर रखा है, इतना ज्यादा विचलन है तुम्हारी जिंदगी में कि किसी भी एक लेक्चर को आप 40 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा बैठकर देख नहीं पाते हो। मैं इसको लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, 55-60 मिनट के ऊपर तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं जाता होगा। 50 मिनट हुए नहीं कि तुम्हारा मन करता है यार कोई दूसरा, कोई हो सकता है इससे अच्छा बता रहा होगा, ला उसको देखते हैं, कोई इससे अच्छा और अच्छा बता रहा होगा, ला उसको देख लेते हैं। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, कुछ भी देखो, कहीं भी रहो, सबसे बेहतर तो है किताबें पढ़ो। दूसरे नंबर पर अगर मौका मिलता है या आपके पास, आपको लग रहा है मैं टाइम खराब कर रहा हूं, इससे अच्छा लाओ मोबाइल में पढ़ ही लेता हूं। अगर आप बिना बात जबरदस्ती मोबाइल लेके बैठे ही हैं, तो भाई एक जगह टिक के कुछ एक चीज देख लो। मान लो तुम्हारे पास आधे घंटे के लिए मोबाइल आया और तुम्हें लगा आधे घंटे में यूज कर सकता हूँ, तो भाई आधे घंटे में किसी एक जगह रहो। उस आधे घंटे में इधर ये शफलिंग ना करो इधर से उधर कि 5 मिनट इसको, 5 मिनट उसको, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं हासिल होना। इसलिए यहाँ ध्यान लगाओ, लास्ट मोमेंट चल रहा है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये टॉपिक बार बार कह रहा, रे ऑप्टिक्स का वो टॉपिक है जिस पर आप मोहर लगा के ले जा सकते हैं कि ये पेपर में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको लिख के रख लेना चाहिए और उन पे मोहर लगा लेनी चाहिए कि ये पेपर में आएगा भाई, ठीक है। क्यों, सुनो अब मेरी बात सुनो ध्यान से भैया। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है आपके मन में कि आएगा पेपर में? भाई प्रिज्म नाम का एक बड़ा सा टॉपिक है, उसमें एक ही डेरिवेशन है। 10-20 होते तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। भाई 4-5 डेरिवेशन होते एक ही टॉपिक पर, प्रिज्म के ही 4-5 डेरिवेशन होते तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। अब प्रिज्म में एक ही डेरिवेशन है पूरे में, और वही इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इतनी पसंद बनी हुई है एग्जामिनर्स की, हमेशा से पूछा जा रहा है लगातार। कौन सा वाला डेरिवेशन, म्यू इक्वल टू, बोलो ना, इसको हटाता हूं यहां से, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है ना। ध्यान लगाओ, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। बोलो ये ए क्या है, ये ए क्या है यहाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये डेल्टा एम क्या है यहाँ, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आई बात ना। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। तो पहले तो हम लोग ये जब प्रिज्म बनाएंगे तो इस प्रिज्म के 3 ऐसे केसेस बनाएंगे। पहले ये रे जाएगी ऐसे, फिर ये सर टकरा करके रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके यहाँ आएगी। अच्छा दोनों पे नॉर्मल बनाएंगे, ये दोनों के नॉर्मल एक दूसरे को जहां मीट करेंगे उस पॉइंट को ओ नाम देंगे। कुछ याद आ रहा है? ऐसे याद करना है भाई, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। समझने वाला काम खत्म हो गया, अब समझना जितना था समझ लिया आपने, अच्छी बात है। ये तुम्हें जिंदगी भर काम देगा। जिसने समझकर पढ़ाई की है इस पूरे साल में, उसको सारी जिंदगी काम देगा। लेकिन अब सारी जिंदगी देगा नहीं देगा वो बाद की बात है। अब पहले बात है इस बात की कि भाई बोर्ड में नंबर कैसे लाने हैं। और बोर्ड में नंबर मैं कह रहा हूं जिसने समझ के पढ़ा वो अगर अब नहीं पढ़ रहा है इस समय तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पीछे हो जाएगा चाहे उसने कितना समझ के पढ़ा हो, अगर वो अब नहीं पढ़ रहा है। और वो बच्चा जिसने कि नहीं पढ़ा है समझकर, लेकिन वो फिलहाल कैसे भी करके इसको याद कर ले रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा प्रिज्म, ऐसे रे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे ही याद करते हैं, उनको ये भी नहीं पता तो मेरे है क्या ये। वो बोलते हैं कि ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। क्लियर। और फिर यहां से ये रे सीधी एक भेज देंगे, डॉटेड भेजेंगे, इसको भी सर डॉटेड भेज देंगे। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। जहां ये मीट कर रहा था इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, कुछ याद है? टी नाम दिया था शायद, हाँ। चलो इसमें आपको कुछ एंगल्स पहले बताने पड़ेंगे एग्जामिनर को, समझ गए ना।
कि ये I है, जैसे मान लो मैंने बोला ये I है, फिर सर ये R1 है, ये R2 है, या R1 बताओ कहाँ है इसमें, R1 बताओ बच्चों, सर ये R1 है, ये R2 है, सर ये क्या है, ये E है, E। समझ में आ रहा है? पक्का? इसमें शायद एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी लगी थी, लगी थी ना? बहुत अच्छे। ये मैं शायद करके इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। क्या क्वाड्रिलेटरल का भी इसमें प्रॉपर्टी लगी थी क्या, कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। उसमें दो एंगल तो 90 हो गए थे अपने आप ही, सर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया था, बचे हुए जो थे वो आपका R1 प्लस R2, ये कुछ आया था R1, ये R1 प्लस R2 प्लस दिस, जो भी है, हो गया था ना? हाँ हो गया था ना, ठीक है, बात खत्म। कर लोगे ना? a प्लस डेल्टा बराबर I प्लस सी प्रूफ कर लेंगे, फिर बोलेंगे सर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 बराबर R2 बराबर R होता है और I बराबर E होता है। समझ में आ गई बात ना? और R प्लस R बराबर A होता है। सुनो, R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर A, R बराबर A बाई 2 हो गया, R तो मिल गया A बाई 2। और सर A प्लस डेल्टा बराबर ये था, A प्लस डेल्टा बराबर I प्लस E, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो ये हो गया 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा M, 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, तो I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2। समझ में आ रही बात ना? तो A प्लस डेल्टा M बाई 2, तो I भी मिल गया, R भी मिल गया। सर म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, I की वैल्यू रखी A प्लस डेल्टा M बाई 2, R की वैल्यू रखी A बाई 2, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। वो ग्राफ बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जो ग्राफ मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? 100%। मैंने रे ऑप्टिक्स पूरी तरीके से रिवाइज करवा दिया आपको। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं घर जाकर के अभी, और डेरिवेशंस। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, कल ही आपकी परीक्षा है इसके लिए, तो भाई इसके लिए तो कल ही परीक्षा है। अगली जो यूनिट्स जो होंगी रिवाइज, तो उसमें शायद फिर इस तरह की परीक्षा नहीं रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी में आपको परीक्षा हो रही है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि कल के पेपर में कोई भी बेकार काम नहीं करके जाएगा, मतलब सब ठीक ठाक पेपर करें, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट नहीं इसमें? बहुत अच्छे, 1 मिनट रुक जाओ, है ना अभी? चलो भाई चलो, 1-2 न्यूमेरिकल कर लो बस, उसके बाद मुझे लगता है कि रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना? जरा लिखें, ए लेंस हैज पावर ऑफ +5 डायोप्टर। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ए लेंस हैज पावर ऑफ +5 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है, 5 डायोप्टर इन एयर, ओके। इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, है ना? इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल बी इट्स पावर, व्हाट विल बी इट्स पावर, ठीक है? गिवन, क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। पहले सुनो एक बार ध्यान से, इसने कहा ए लेंस हैज ए पावर ऑफ +5 डायोप्टर इन एयर, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल बी इट्स पावर, ठीक है? गिवन म्यू जी लिखा, म्यू जी दिया 3/2, म्यू जी 3/2, और बच्चों म्यू डब्ल्यू दिया है 4/3। म्यू डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो दिया है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, हाँ वाटर दिया 4/3। म्यू डब्ल्यू है 4/3 और ग्लास है 3/2, ठीक है? लिख लिया? करिए, आप ही से करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? आपको करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ओके करिए जल्दी। देखो सुनो, सबसे पहली बात उसने हमें पावर कितनी दी है जरा बताओ मुझे, पुष्पेंद्र कितनी दी है पावर? +5 डायोप्टर, तो 100/f बराबर 5, तो f बराबर 100/5, मतलब कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो गया। सर एयर में फोकल लेंथ इतनी है, नवेद नहीं हुआ क्या? 5/4 मतलब 1.25, सही तो है, फिर क्या दिक्कत है? 5/4 क्या डायोप्टर ना, तो सही तो है। 1.25 डायोप्टर इज द राइट आंसर। बताने में चूकते क्यों हो तुम, है ना? परेशान होते रहते हो, डरते रहते हो। सुनो अब 1/f एयर, सुनो बच्चों सुनो, अब वहां पे फोकल लेंथ निकालेंगे 1/fw। बताओ पहले क्या फॉर्मूला लगाओगे, बताओ 1/fw का। जब मैंने इसको लिक्विड में डुबो दिया तो 1/fw बराबर सर w म्यू g -1 इंटू में 1/r1 -1/r2।
ओके जी, मुझे इसकी भी वैल्यू नहीं पता है तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लूंगा। कहां से? 1/f एयर इक्वल टू 1 क्या लगाओगे? वो हो जाएगा a म्यू जी -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f एयर कितनी है? 20। ये a म्यू जी कितना है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना। 1.5 माइनस 1 इंटू में कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा 1/20 बराबर 0.5 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। सर ये नीचे ले आकर के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। 1/fw इक्वल टू कितना आ जाएगा? बताओ। ये आ जाएगा सर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1। मैं बता तो सब कुछ रहा हूं लेकिन आप करेंगे नहीं। मैंने कहा था ना पेपर में देखो यही होता है। तो मैं सब कुछ लगता जा रहा था जब मैं बता रहा था, सब समझ में आ रहा था, लग रहा था हाँ सब तो आता है, हाँ यही तो करते हैं, हाँ पता है ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसे ही होगा, करते हैं, समझ में आ रहा है, इससे पेपर नहीं होता भाई, लिखने से पेपर होता है। किया करो, करके देखा करो, खाली मन को शांति मत दिया करो कि हाँ हो गया है ना। हो गया। अब देखो बताओ ये कितना हो गया? इस पूरे की वैल्यू 1/10 1/fw बराबर कितना? म्यू जी बताओ कितना है? 1.5 और ये कितना है? 1.33 माइनस 1 अपॉन 1/10। इसको यहां से सॉल्व कर दो, यहां से fw निकलेगा। अगर तुम इसको 1.5 1.33 ना लेकर के वैसे लो ना जैसे दिया है तब ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। 1/fw बताओ। 1.5 मतलब 3/2 और ये दिया गया 4/3 माइनस 1 इंटू में 1/10। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, fw की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बच्चे बताओ fw की वैल्यू। यह आ जाएगा आपका 9/8 माइनस 1 इंटू में 1/10। ये हो जाएगा 1/fw इक्वल टू 1/fw इक्वल टू सर 1/8 इंटू 1/10। मतलब सर 1/fw आ गया 1/80, यानी कि fw आ गया 80 सेंटीमीटर। बोलो बताओ, जिसमें डुबाया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था ज्यादा था? कम था, इसीलिए पॉजिटिव आया। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन फोकल लेंथ चेंज हो गई। नहीं समझे? नेचर नहीं बदली, बस फोकल लेंथ चेंज हो गई। बताओ पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे। अब भाई ये जो 80 सेंटीमीटर आया इसकी हेल्प से निकालेंगे क्या? नई पावर, मतलब P ऑफ वाटर, PW कितनी आएगी सर? ये आ जाएगा आपका 100/F 100/F मतलब 100/80। बताओ कितना आ जाएगा भाई? 5/4 मतलब 1.25 डाप्टर। कौन कह रहा गलत आ रहा है? लो एक ही बार में सही आ रहा है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पहले FW निकाल कर तभी निकालना पावर ज्यादा आसान है, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो सीधे चक्कर में पड़ जाओगे। तब भी एक रास्ता है, फिर अगर आपको सीधे निकालना है तो फिर यहां 100/FW लेके चलना, 100/FW लेके चलना, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं यहां 100/FW कर दूंगा तो FW चल जाएगा उधर, नहीं 100/FW करके भी नहीं काम चलेगा। देखो क्योंकि मुझे लाना क्या है? 100/80 लाना है, समझ लो ना? अगर मैंने इसको 100/FW कर दिया तो 80 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझे? बल्कि एक काम करना, हाँ अरे छोड़ो, चक्कर में पड़ना ही नहीं, वैसे यहां कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई, यहां कर देना 100 से मल्टीप्लाई सीधे। समझ मेरी बात ना? बहुत अच्छे। बड़े आगे एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लगेगा कि हाँ आपकी समझ में आ गई है बातें, ठीक है ना? ओके। इसने कहा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया जिसकी पावर कितनी दी है? +4 डायोप्टर इज कंबाइंड विद अनदर लेंस। इसको एक दूसरे लेंस के साथ क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। ओके। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बुरी बात है ये सनत है ना, बहुत बुरी बात। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं, है ना? देखो सुनो क्या कहा इसने, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी है? +4 डायोप्टर। उसको किसी दूसरे लेंस के कांटेक्ट में रखा, ना बताया कैसा है कैसा नहीं है, ना तो बताया कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, उसकी पावर कितनी है, फोकल लेंथ क्या है, कुछ नहीं बताया उसका, बस कहा एक दूसरे लेंस के कांटेक्ट में रख दिया। चलो जी रख दिया। अब क्या कहा? एक ऑब्जेक्ट इन दोनों कॉम्बिनेशन के सामने रखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसकी रियल इमेज फॉर्म हुई 50 सेंटीमीटर दूर। पहली बात तो बताओ रियल इमेज बनना मतलब क्या? जिस साइड ऑब्जेक्ट का उसके अपोजिट साइड इमेज बनी होगी, समझ गए ना? लेंस के केस में ऐसा ही होता है, लेंस के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसके अपोजिट इमेज बनती है तो रियल मानी जाती है। तो उसने बोला रियल इमेज बनी कितनी दूर?
50 सेंटीमीटर दूर, कॉम्बिनेशन से 50 सेंटीमीटर दूर। समझ गए? अभी कोई डाउट है? u मिल गया, v मिल गया, तक क्या आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? बहुत अच्छे। पूछा क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ द अदर लेंस? व्हाट इज द पावर ऑफ द अदर लेंस? आपको उस दूसरे लेंस की पावर बतानी है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन समझ में आया? आ गया ना? बहुत अच्छे। तो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, कॉम्बिनेशन के सामने कितना दूर रखा है वो, उससे पहले जल्दी निकालो तेरे साथ में ना। करो। देखो इसने कहा एक लेंस है मेरे पास, कितना फोकल लेंथ पावर का? 5 डायोप्टर, मतलब कितनी फोकल लेंथ हो गई? 20 सेंटीमीटर। निकाल लोगे? नहीं +2 आएगा। 4 दिया था, 4 डायोप्टर। ओके ठीक है, तो 4 डायोप्टर है तो कितनी फोकल लेंथ हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। बोलो हो जाएगी नहीं? इसके कॉम्बिनेशन में, इसके कांटेक्ट में एक और लेंस रख दिया। सर हमें पता नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के कॉन्वेक्स ही ले लिया। अगर मान लो ये कॉनकेव होता तो अपने आप ही फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। समझे ना? बहुत अच्छे। तो यहां बताओ इससे कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। सर कहां इमेज बन जाएगी? v मान लिया। अच्छा 50 पे दिया है क्या? तो भाई इन दोनों का मिला के मैंने मान लिया f कितना? कैपिटल F। बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f मुझे पता करना है, 1/v बताओ बच्चों 50, प्लस का लेंगे प्लस का, और ये माइनस का लेंगे, माइनस का 25। बताओ कितना जाएगा एलसीएम दोनों का? 50। ये हो जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा 1/f। यहाँ से f की वैल्यू आएगी 50/3 सेंटीमीटर। बोलो आई कि नहीं आई? या सीधे ही रहने दो। 1/f की वैल्यू कितनी आई? 3/50। सर एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 1/f1 + 1/f2 बराबर 3/50। f1 बताओ कितना है? 25 प्लस f2 मुझे पता करना है, ये हो गया 3/50। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/f2 बराबर 3/50 माइनस 1/25। बताओ एलसीएम 50, ये 3 ये 2। बताओ भाई बोलो ना। f2 कितना आ गया सर? 50 सेंटीमीटर आ गया। f2 अगर 50 सेंटीमीटर आ गया तो p2 कितना हो जाएगा? 100/f2। नहीं समझे? हो जाएगा ना? तो ऐसे पढ़ना है भाई, इतना स्पीड, इतने दिमाग के साथ पढ़ना है, काम बनता चला जाएगा। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे सर P2 बराबर 100/50, 50 से डिवाइड कराऊंगा सर +2 डायोप्टर। पहली बात तो इसका पॉजिटिव आना ही मुझे बता रहा था कि सर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। वो तुमसे ये भी पूछ सकता था बताओ किस नेचर का लेंस कांटेक्ट में रखा गया होगा, तो बताना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? +2 डायोप्टर। अगर उसको हम कांटेक्ट में रखेंगे तो तब ही ये 25 सेंटीमीटर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को 50 सेंटीमीटर दूर बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा। बोलो बात समझ में कि नहीं? पूरा रे ऑप्टिक्स आपका 2 दिन में कंप्लीट हुआ। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्लास उसके लिए लगेगी, वो एक क्लास के बाद में आपका पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तरीके से। ठीक है ना? ओके चलिए आज के लिए इतना काफी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।